दोस्तों नमस्कार। आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लाइव आने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में उसमें लोड करेंगे और आप उसको यूट्यूब से देख सकते हैं। तो कल मैंने असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, इन विषयों पर प्रकाश डाला था। आज हम नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इन विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। तो नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव बर्कनहेड ने भारतीय राजनेताओं को चुनौती दी कि एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए जो भारत के सभी संप्रदायों एवं राजनीतिक दलों को मान्य हो। तो इस तरह के संविधान के प्रारूप पर ब्रिटिश सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। भारत सचिव की इस चुनौती को भारतीय राजनेताओं ने स्वीकार किया और संविधान का प्रारूप तैयार करने विषयक चर्चा करने के लिए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन मतभेद होने के कारण दिल्ली की इस बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। बाद में अगस्त 1928 में एक बैठक बंबई में रखी गई और उस बैठक में संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। इस समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। समिति के कुछ अन्य सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, जीपी प्रधान, एन.एम. जोशी, शोएब अली, ये कुछ अन्य सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट ने सभी दलों से चर्चा करके प्रमुख विषयों को समझते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। नेहरू रिपोर्ट के जो सुझाव अथवा परामर्श थे संविधान के संदर्भ में, वो इस प्रकार थे कि देशी रियासतों का विलय संघ में किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हों। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी स्वराज की स्थापना हो। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते हुए प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं और कुल 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो। सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त किया जाए। अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान, विशेष कानून एवं योजनाओं का निर्माण किया जाए। वयस्क मताधिकार की शुरुआत हो।
सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाया जाए। ये प्रमुख सुझाव नेहरू रिपोर्ट के थे। नेहरू रिपोर्ट को भारत के सभी राजनीतिक राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग एवं जिन्ना ने सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त किए जाने वाले मांग को लेकर इस रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने वैकल्पिक तौर पर अपनी 14 मांगें प्रस्तुत कर दी, जिन्हें जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। इस तरह से सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया। भारत में आपसी फूट सामने आई और नेहरू रिपोर्ट ठंडे बस्ते पर चली गई। लेकिन फिर भी यह कहना कि यह प्रयास असफल था गलत होगा, क्योंकि भारतीय राजनेताओं को संविधान निर्माण करने का अनुभव प्राप्त हुआ और भारतीय संविधान के निर्माण में यह रिपोर्ट प्रमुख देसी दस्तावेज के रूप में स्वीकार की गई। संविधान निर्माण में नेहरू रिपोर्ट ने संविधान सभा के सदस्यों का मार्गदर्शन किया। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह। बारदौली गुजरात का एक गांव था। यहाँ पर लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1929 में किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन को दबाने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी आंदोलन को समाप्त करने में सरकार सफल नहीं हुई। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने किसानों की लगान को माफ किया। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। जैसा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। गांधी जी 6 वर्ष बाद भारत की सक्रिय राजनीति में आए। कांग्रेस के भीतर बढ़ रहे वामपंथी विचारों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। इस अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में रात्रि 12 बजे नेहरू ने अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए ये कहा कि ब्रिटिश शासन के सामने और अधिक झुकना इंसानियत और ईश्वर दोनों ही दृष्टि से अपराध होगा। इस अवसर पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस तरह आज़ादी से पूर्व 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कांग्रेस ने निर्णय लिया। इसके बाद 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1930 में इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को मंच से रखा। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इकबाल ने कहा कि मुसलमानों के लिए प्रथम पृथक मुस्लिम राज्य स्थापित किया जाए। 1933 में इस राज्य का नाम पाकिस्तान होगा। इस बात का उल्लेख कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधार्थी रहमत अली ने किया। इस तरह से पाकिस्तान शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे वो रहमत अली थे। लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो जनक थे, भारत एक राष्ट्र नहीं भारत दो राष्ट्र हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रवर्तक मोहम्मद इकबाल थे। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की कूटनीति के कारण मुस्लिम लीग की स्थापना, उस वक्त कांग्रेस की जो गलतियां हुई, लखनऊ समझौता हुआ, इन सारी घटनाओं के कारण भारत के अनेक मुस्लिम नेता सांप्रदायिकता की ढाल में फिसलने लगे। उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं और जब तक हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हम इस मांग पर अडिग रहेंगे और पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा हम किसी अन्य बात से सहमत नहीं होंगे। इस तरह 10 वर्ष बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया और पाकिस्तान के जनक जिन्ना बने। उसके बाद हमारी जो आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं जानकारी दूंगा वह विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का महत्वपूर्ण आंदोलन है। फरवरी 1930 को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में नेहरू और उनके अनुयायियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे। इन प्रमुख कारणों में साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना, 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी, 1929 में दुनिया में महान मंदी थी और इस मंदी के बाद ही आर्थिक क्षेत्र में एक नया मॉडल आया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के प्रारंभ होने के कारकों में पब्लिक सेफ्टी बिल और गांधी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा अस्वीकार किया जाना। महात्मा गांधी ने इस समय कहा था लॉर्ड इरविन से
कि यदि मेरी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम अति शीघ्र सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेंगे। महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य में यह भी कहा कि सरकार से हमने मांगी थी रोटी और सरकार ने उसके बदले में दिए पत्थर। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्यपद्धति निश्चित की गई। इस कार्यपद्धति में आंदोलन के चरणों में यह निश्चित किया गया कि बगैर नमक कर दिए नमक बनाया जाएगा। विदेशी अथवा सरकारी उपाधियां, शिक्षण संस्थान, विधानमंडल, नौकरियां, वकालत, समारोह, इन सभी का बहिष्कार किया जाएगा। महिलाएं शराब दुकानें, अफीम दुकानें एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों में जाकर धरना देंगी। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा और कर अदायगी को रोका जाएगा। इस तरह से कार्यपद्धति वही थी जो असहयोग आंदोलन की थी, अर्थात शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग को पकड़ते हुए, उसका पालन करते हुए, सत्य का आग्रह करते हुए सरकारी चीजों का, संगठनों का, संस्थाओं का विरोध करना। इस महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने प्रमुख 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ कर दी। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचकर नमक बनाया और नमक कर न देने का आह्वान किया। यह लगभग 358 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, पैदल मार्च था। सुभाष चंद्र बोस ने इस मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश के कोने कोने तक पहुंच गया। दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम तक पैदल यात्रा की। असम के लोगों ने भी पैदल मार्च किए। इस तरह संपूर्ण देश में आंदोलन का तीव्रता से प्रभाव दिखाई देने लगा। पश्चिमोत्तर सीमा में एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये पेशावर के थे। इनका अपना संगठन था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमोत्तर सीमा में आंदोलन को गति दी। इससे सरकार के सामने संकट और बढ़ गया। इस समय पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पत्रिका का ही प्रकाशन किया, जो 10 रोजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया।
इसी तरह से सोलापुर में जनता और पुलिस के बीच काफी संघर्ष हुआ। पूर्वोत्तर के जनजाति समाज ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन को सहयोग किया और वहां का नागा जनजाति का एक प्रमुख नेता था जदोनांग, उसने वहां आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने उसे हत्या का आरोपी साबित करते हुए फांसी दे दी, लेकिन नागा आंदोलन रुका नहीं। इस जदोनांग की बहन थी अल्प वयस्का रानी गैडनल्यू, 16 वर्ष की लड़की थी। इसने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में गैडनल्यू को रानी की उपाधि दी गई। नेहरू जी ने भी गैडनल्यू को रानी कहा और आज़ाद हिंद फौज ने भी गैडनल्यू को रानी कहा। इस रानी गैडनल्यू को अंग्रेजों ने जेल में डाला और ये आज़ादी के बाद ही जेल से मुक्त हुई। देश में सर्वाधिक लंबे समय तक कारावास में रहने का जो रिकॉर्ड है वो रानी गैडनल्यू के नाम पर है। इसके अलावा भी इस दौरान कई स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए, मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। अंग्रेजी सरकार ने कठोर वन कानून बना रखे थे। इन दमनकारी वन कानूनों के विरोध में सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ ही साथ वन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस समय पर ही बच्चों ने भी आंदोलन में भाग लिया। उनके लिए जगह जगह वानर सेना का गठन किया गया। बालिकाओं के लिए माजेरी सेना बनाई गई। इस तरह से संपूर्ण देश में एक ताकतवर ऊर्जावान आंदोलन खड़ा हो गया। जब यहां पर सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन आंदोलन की व्यापकता के कारण, इसके बढ़ते प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में सरकार की लोकप्रियता कम हो रही थी और कांग्रेस के शामिल न होने के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल भी था। 1930 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन के व्यापक प्रभाव के कारण इस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो कांग्रेस के सामने, गांधी के सामने झुके और उन्होंने 5 फरवरी 1931 को कांग्रेस से एक ऐतिहासिक समझौता किया जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस तरह से सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। लेकिन इस आंदोलन के कारण पहली बार सरकार ने कांग्रेस को एक वैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार किया और कांग्रेस को एक बराबरी का दर्जा दिया। इस आंदोलन ने सरकार विरोधी वातावरण को और मजबूत कर दिया। तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ 5 फरवरी 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया।
आंदोलन के दौरान कांग्रेस को एक अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था, उस प्रस्ताव को सरकार ने वापस लिया, वैधानिक संस्था माना और उसके बाद सरकार ने कांग्रेस के बीच एक समझौता किया जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए। इस समझौते की प्रमुख शर्तें जो कांग्रेस ने स्वीकार किया वो इस प्रकार थी। इसमें पहली शर्त थी कि सभी अहिंसक राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाएगी। दूसरी शर्त थी आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने नौकरियों से त्यागपत्र दिया है उन्हें नौकरी वापस कर दी जाएगी। कांग्रेस की एवं कार्यकर्ताओं की जो संपत्ति जब्त की गई है वह संपत्ति भी वापस कर दी जाएगी। सरकार कठोर दमनकारी कानूनों एवं अध्यादेशों को वापस लेगी। समुद्र तटीय लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति होगी। इस तरह से ये सरकार ने आश्वासन दिए जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी लॉर्ड इरविन को सरकार को आश्वासन दिए शर्तें रखी। इन शर्तों पर पहली शर्त थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करती है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। विदेशी माल के बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के तौर पर उपयोग नहीं किया जाएगा। आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा जो आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया गया है, ज्यादतियां हुई हैं, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग को कांग्रेस नहीं उठाएगी, मुद्दा नहीं बनाएगी। यानी कांग्रेस इन घटनाओं की जांच की मांग नहीं करेगी। इस तरह से गांधी इरविन समझौता होने से महात्मा गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जगह जगह उनकी आलोचना होने लगी। उस आलोचना का एक बड़ा कारण यह भी था कि जब गांधी इरविन से समझौता कर रहे थे दिल्ली में, उस समय पर देश के 3 देशभक्त युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा मिल चुकी थी। 23 मार्च 1931 को इन युवा देशभक्तों को फांसी होना थी। लॉर्ड इरविन गांधी से दबा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि लॉर्ड इरविन का सिर और गांधी का पैर, यानी गांधी जो भी कहते लॉर्ड इरविन उसे मानने के लिए मजबूर भी थे और उन्हें बाध्य भी किया जा सकता था। लेकिन तीनों युवाओं की रिहाई को लेकर या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, इसको लेकर महात्मा गांधी ने कोई चर्चा नहीं किया, इन क्रांतिकारियों का नाम भी नहीं लिया। जबकि लॉर्ड इरविन स्वयं इस दिशा में बार बार संकेत कर रहे थे। इस दुखद घटना के कारण संपूर्ण देश में गांधी का अपमान हुआ और 1931 में 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ और महात्मा गांधी वहां गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए।
गांधी विरोधी नारे लगाए गए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया और कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को अपने एजेंडे में शामिल किया। इस तरह से गांधी इरविन समझौता जो कांग्रेस ने किया, इस समझौते से बहुत अच्छे परिणाम सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी पहली बार जिस कांग्रेस को सरकार अल्पतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहती थी, उस कांग्रेस को पहली बार एक वैधानिक संस्था के रूप में दर्जा दिया और समानता के स्तर की बात की। यह इस समझौते की उपलब्धि थी। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश शासन ने भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 1930, 31 एवं 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। साइमन कमीशन का विरोध, फिर सबने विज्ञान आंदोलन के कारण सरकार की बढ़ती हुई अलोकप्रियता, इन सभी कारणों से सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संवैधानिक समस्याएं हैं, उन पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, क्योंकि उस समय भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण यह सम्मेलन विफल रहा। सम्मेलन में 79 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां जिन्ना, सिख संप्रदाय की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह, व्यापारियों की तरफ से होमी भाभा, दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर, ये सभी शामिल हुए। सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ और सम्मेलन विफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौते के बाद जो द्वितीय सम्मेलन हुआ 1931 में, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी एमएस राजपूताना जलपोत में बैठकर लंदन गए। वहां पर एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय पहले से ही थे। गांधी जी ने उनको भी आमंत्रित किया और एनी बेसेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश शासन ने क्षेत्रीय, जातीय आधारित, संप्रदाय आधारित मुद्दों पर ज्यादा रुचि दिखाई। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय विषयों से सरकार को परिचित कराया। स्वराज के लक्ष्य की याद दिलाई। वायसराय के अधिकारों में कटौती की जाए, इसकी मांग किया और विभिन्न संवैधानिक समस्याओं को प्रस्तुत किया। लेकिन सम्मेलन में सरकार ने गांधी की बातों को नजरअंदाज किया। इससे महात्मा गांधी व्यथित हुए। उन्होंने कहा भी कि देशवासियों, मैं लंदन से कुछ लेकर नहीं आया हूं, खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने देश की इज्जत में बट्टा नहीं लगने दिया। इसी समय के एक यूरोपीय विद्वान हैं फ्रैंक मोरिस, उन्होंने भी लिखा है गांधी के बारे में
कि अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ने वाला दृश्य अनोखा था, दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। महात्मा गांधी अति क्रोधित थे और वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे। उस समय का जिक्र फ्रैंक मॉरिस ने किया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था भारत सचिव सैमुअल होर और वायसराय विलिंगटन। उल्लेखनीय है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन वायसराय नहीं रहे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद उनको अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय बने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में ही सेंट जेम्स पैलेस में ही आयोजित हुआ। भारत सचिव सैमुअल होर ने आयोजित किया। जो सम्मेलन का ग्लैमर था वो समाप्त हो चुका था, औपचारिकता मात्र थी। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सचिव ने सम्मेलन समापन की घोषणा कर दी। वस्तुतः तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहे। वास्तव में ब्रिटिश सरकार इन सम्मेलनों के माध्यम से भारतवासियों को कुछ देना नहीं चाहती थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक संदेश देने का प्रयास था कि हम भारतीयों के हितों को लेकर लगातार सजग हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों सम्मेलनों में जो समविमर्श हुआ, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जानकारियां थीं, उनको ध्यान में रखकर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और यह श्वेत पत्र जो था 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख स्रोत साबित हुआ। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन था। साथियों, मैं अगला विषय जो लेने जा रहा हूं वह है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्णय। तो भारत में ब्रिटिश शासन ने समय समय पर बल प्रयोग भी किया, छल कपट भी किया और भारत को विखंडित करने का हर संभव प्रयास किया। फूट डालो जो अंग्रेजों की प्रमुख कूटनीति थी, इस फूट डालो और राज करो की नीति के एक भाग के रूप में अगस्त 1932 में सरकार ने एक घोषणा किया जिसे सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मैकडोनाल्ड ने कहा कि यदि भारतीय लोग अपनी संवैधानिक और अन्य समस्याओं पर स्वयं विचार करते हुए कोई निर्णय नहीं ले पाते, तब सरकार इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाएगी। और इसी कड़ी में जो एक निर्णय आया अगस्त 1932 में, उसे सांप्रदायिक निर्णय या इतिहास में कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस निर्णय के प्रमुख प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि प्रांतों की विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या 2 गुनी की जाती है। दूसरा प्रावधान था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, अर्थात ब्रिटिश शासन मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को पहले से ही हिंदू समाज से अलग कर चुका था निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर। खैर, ये तो विशेष संप्रदाय थे,
लेकिन अब इस निर्णय के माध्यम से हिंदू समाज का एक बड़ा भाग दलित समाज, हरिजन समाज को हिंदू समाज से पृथक करने के लिए सरकार ने एक चाल चली और उसके अंतर्गत सरकार ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान रखा। मतलब अब दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया और दलितों का निर्वाचन हिंदुओं से अब अलग होगा। अगला प्रावधान था, महिलाओं को पहली बार स्थान आरक्षित किए गए ताकि महिलाएं परिवार से बाहर आएं और इनकी अंग्रेजों की भ्रष्ट संस्कृति के संपर्क में आएं, इससे पारिवारिक विघटन भी बढ़े। फिर श्रमिक, व्यापारी और जमींदार, इनके लिए पृथक पृथक निर्वाचन किया गया था। अल्पसंख्यकों और विशेष हित वाले वर्गों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। इस तरह से सांप्रदायिक निर्णय देश को खंडों खंडों में विभाजित करने वाला एक बहुत ही अराष्ट्रीय निर्णय था। जब यह घोषणाएं हुई तो महात्मा गांधी उस समय जेल में बंद थे और महात्मा गांधी ने इस निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवाद में गहरी चोट की संज्ञा दी और गांधी ने कहा कि सांप्रदायिक निर्णय को मैं कभी जीवित रहते हुए लागू नहीं होने दूंगा। और इस सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बाद में कांग्रेस के अनेक नेताओं, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनकी मध्यस्थता के कारण डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ पुणे में, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और इस पूना पैक्ट के बाद अंग्रेजों की जो चाल थी सांप्रदायिक निर्णय के माध्यम से, उसे निष्प्रभावी किया गया और भारत में जो विभाजनकारी मानसिकता को मूर्त रूप देने से गांधी और अंबेडकर की समझ ने देश को बचा लिया। इसके बाद पूना समझौता या पूना पैक्ट। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक निर्णय को निष्प्रभावी करना था। सांप्रदायिक निर्णय जब आया उस समय महात्मा गांधी जेल में बंद थे। महात्मा गांधी ने इस निर्णय के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दी। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य गिरने लगा। इससे चिंतित होकर कांग्रेस के अनेक नेताओं ने, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास, इन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया। आपसी सहमति से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता किया गया। उस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहली शर्त यह थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका में दलितों के लिए 18 स्थान आरक्षित किए गए। नंबर 2 शर्त थी, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में दलितों के लिए आरक्षित स्थान 71 से बढ़ाकर 140 कर दिए गए। तीसरी शर्त थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब दलितों का चुनाव हिंदुओं के साथ ही होगा और दलित जो हैं ये हिंदुओं से अलग नहीं हैं,
दलित भी हिंदू समाज के ही हिस्सा हैं। अगली शर्त यह भी थी कि स्थानीय संस्थाओं में और सार्वजनिक सेवाओं में भी दलितों के लिए उचित आरक्षित स्थान प्रदान किए जाएंगे। अंतिम शर्त यह रखी गई कि ये सारी व्यवस्थाएं आगामी 10 वर्षों के लिए हैं। इस तरह से कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के कारण राष्ट्र में जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां, विशेषताएं अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा था, वह प्रभावहीन हो गया और महात्मा गांधी पूना पैक्ट के बाद हरिजनोद्धार की दिशा में अग्रसर हुए। महात्मा गांधी के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा, वह थी हरिजनोद्धार, दलित उत्थान। 1933 में ही महात्मा गांधी ने एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। दलितों को महात्मा गांधी ने कहा, ये दलित नहीं हैं, ये अछूत नहीं हैं, ये हिंदू समाज के ही लोग हैं और ये दलित ना होकर ये हरिजन हैं, अर्थात प्रभु श्री राम के जन हैं। और महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया कि या तो समाज में से छुआछूत को निकाल दो या मुझे बाहर कर दो। यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है और चेतना का निर्देश है। इस अपने हरिजनोद्धार के आंदोलन को संपूर्ण देश में पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का भी गठन किया। उसके बाद जीवन पर्यंत महात्मा गांधी दलित उत्थान के लिए प्रयासरत रहे और 1932 में महात्मा गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आए दोबारा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब महात्मा गांधी वापस लौटे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने पुनः प्रारंभ किया, जो कि 1934 तक चला। लेकिन जनता का उत्साह समाप्त होने के कारण 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। तो महात्मा गांधी 1932 में दोबारा छत्तीसगढ़ आए। इसके पहले महात्मा गांधी 1922 में भी छत्तीसगढ़ आ चुके थे। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध सत्याग्रह हुआ था, कांडेल नहर सत्याग्रह। उसमें महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। दोबारा महात्मा गांधी 1932 में छत्तीसगढ़ आए और महात्मा गांधी ने लोगों से सुना कि जिस कार्य की शुरुआत आप करके आ रहे हैं हरिजनोद्धार की, ऐसा कार्य छत्तीसगढ़ में पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के उस समय के जो महापुरुष थे सुंदरलाल शर्मा, उन्होंने हरिजनोद्धार का जो कार्यक्रम है ये गांधी से पहले प्रारंभ कर दिया था। अनेक हरिजनों को बड़ी संख्या में मंदिरों में प्रवेश दिलवाते थे। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख मंदिर थे, जैसे राजम मंदिर, इस राजम मंदिर में सुंदरलाल शर्मा ने बड़ी संख्या में दलितों को प्रवेश दिलवाया था। घर घर में जाकर भोजन करते थे, दूध पीते थे, चाय पीते थे, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब यह बात महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा हरिजनोद्धार के क्षेत्र में मेरे गुरु हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि भी है कि महात्मा गांधी के जीवन का जो एक बड़ा अध्याय था, जो कार्य था, उस कार्य की प्रेरणा उन्होंने छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया था। और इस संदर्भ में हमारे प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता को उन्होंने गुरु या मार्गदर्शक कहा था। इस तरह से साथियों, आज मैं तकनीकी बाधा के कारण, नेट की खराबी के कारण लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 घंटे आपके बीच आऊँगा प्रतिदिन और नए नए विषयों को लेकर मैं
प्रकाश डालूंगा, जानकारी प्रदान करूंगा, तो उस कार्य को मैंने आज भी किया। लेकिन ये आज फेसबुक में आप लाइव नहीं देख पाएंगे, इसके लिए खेद है। यह वीडियो आपको यूट्यूब में गुरुकुल ICS का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो आज की जानकारी है इस चैनल से आप प्राप्त करेंगे।